शुरू किए। क्या शुरू किए? प्लानिंग। इसको बोलते हैं योजना, है ना। तो 3 पंचवर्षीय योजना हमने पढ़ ली थी। 3 पंचवर्षीय योजना हमने पढ़ ली थी। कहने का मतलब ये है कि पंचवर्षीय योजना का मतलब क्या है बेटा? 5 वर्ष की योजना। ठीक है, 5 वर्ष की योजना। आप भी यही बना के आए हो, 5 वर्ष की योजना, पंचवर्षीय योजना, कि 5 साल में हम सिलेक्ट होके रहेंगे। पंचवर्षीय योजना है नहीं, 5 साल की योजना को ही पंचवर्षीय योजना बोलते हैं। देखो 2017 तक के पंचवर्षीय योजनाएं चली हैं, है ना। 2017 तक पंचवर्षीय योजनाएं चली हैं और 2017 के बाद में पंचवर्षीय योजनाएं समाप्त हो गई। क्या आ गया? नीति आयोग आ गया। क्या आ गया? तो पहले पंचवर्षीय योजनाएं बनाने के लिए योजना आयोग था। क्या था बेटा? योजना आयोग। तो योजना आयोग जो बना था, ये कब बना था? 15 मार्च 1950 को बना था। ठीक है, और इसने पंचवर्षीय योजनाएं बनानी शुरू की। तो जो पहली पंचवर्षीय योजना थी, फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, वो 1951 से शुरू हुआ। 1950 में योजना आयोग बना, 1 साल बाद शुरू हो गया 51 से 56 तक। कब से कब तक? 51 से 56। अब इसको समझना, मैंने आपको पहले भी बताया था। मान लो अपन ऐसे मान के चलते हैं, डेट याद करने की आवश्यकता नहीं है। 1 जनवरी 1951 से, तो 52, 53, 54, 55, 56, तो 1 जनवरी 1956 आया ना। जो सेकंड 5 ईयर प्लान शुरू होगा कब से होगा? 1 जनवरी 1956 से होगा। समझे कि नहीं समझे? तो वैसे ही मैं कह रहा हूं यहां पर कि 1956 से लेकर के कब तक? 61 तक। तीसरा जो थर्ड 5 ईयर प्लान है आपका, वो कब से कब तक बेटा? 61 से 66 तक। क्लियर हुआ? इसके बाद अपन ने लिया योजना अवकाश। क्या लिया? योजना अवकाश। इसी को बोलते हैं प्लान हॉलीडे। क्या बोलते हैं? प्लान हॉलीडे। ठीक है, तो प्रश्न आता है आपसे कि योजना अवकाश का काल क्या है? व्हाट इज द टर्म फॉर प्लान हॉलीडे? ठीक है, तो क्वेश्चन पूछता है 61 से 64। ठीक है, इसके बाद 63 से 66, इसके बाद 66 से 69 या 69 से 72। तो जिसने नहीं भी पढ़ा है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान 51 से 56, है ना। दूसरा 56 से 61, तीसरा 61 से 66। तो आपको समझ में आ जाएगा सर 66 से ही शुरू होगा योजना अवकाश, है ना। हाँ कि ना। ये सब में 3-3 साल का बोल रहा है। ये भी 3 साल है, ये भी 3 साल, ये भी 3 साल, ये भी 3 साल। लेकिन टिक कर किसको कर क्या होगे बेटा? टिक किसको कर क्या होगे? 66 to 69। समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, और यही वो काल था, योजना अवकाश वाला जो काल था, इसी समय में आपका योजना अवकाश, ये जब भी आप अवकाश लेते हो, है ना, तो कुछ ना कुछ रोमांचक होता है, कोई क्रांति आती, या तो वापस से जील आ जाता है पढ़ने का, या तो समाप्त हो जाता है। तो क्रांति लानी है। जो हरित क्रांति थी बेटा, कब आई? योजना अवकाश के समय। कब आई? ग्रीन रिवॉल्यूशन। हुआ क्या था कि भारत में 1962 के समय और 1965 का जो समय था, वो वॉर का समय था। किसका समय था? वॉर। 1962 में हमारी लड़ाई किससे हुई? चाइना से। अब हम नए नए थे बेटा, हम हार गए, तो हमने बदला लिया किससे? 65 में पाकिस्तान खूब पीटा इसको। लेकिन ये पिटने पिटाने में हमारा पैसा बहुत चला गया, और पैसा यानी अर्थव्यवस्था, और राज व्यवस्था यानी शासन और प्रशासन किसकी नींव पर टिका है? अर्थव्यवस्था की नींव पर। अर्थव्यवस्था मजबूत है तो राज व्यवस्था मजबूत है, और अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं है तो राज व्यवस्था मजबूत नहीं है। खाने पीने के लाले पड़ गए बेटा। हमको PL480 मंगाना पड़ा, जो वहां पे जानवर खाते हैं अमेरिका में। USA से हमें PL480 अनाज मंगाना पड़ा खाने के। मतलब फूड सिक्योरिटी का मामला हो गया, खाद्य सुरक्षा का।
तो सरकार ने ये सोचा कि आज हमको खाने के लिए दूसरे देशों से भीख मांगनी पड़ रही है, कल के समय में यदि हम खाद्य से सुरक्षित नहीं हुए, फूड से सिक्योर नहीं हुए, तो आने वाला समय हमारी पीढ़ियों के लिए भयानक हो सकता है। और इसलिए हरित क्रांति की शुरुआत की गई। क्या की गई बेटा? हरित क्रांति। देखो 62 में, 65 में, और यही कारण भी था कि 62-65 में लड़ाई झगड़ा होने के कारण जो तीसरा पंचवर्षीय योजना थी उसमें 2 लड़ाइयां हुई हमारी, है ना, और सूखा भी पड़ा। क्या पड़ा? सूखा। एक तो चाइना के साथ लड़ाई हुई, एक पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई। 62 में चाइना के साथ, 62 में, 65 में किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। बीच में सूखा भी पड़ा, और इसलिए ये जो 5 ईयर प्लान था ये पूरे तरीके से क्या हो गया? फेल हो गया। जब हम फेल हो जाते हैं थोड़ा सा अवकाश लेते हैं, यही लिया हमने योजना अवकाश। कब से कब तक? 66 से 69 तक। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, तो इस दौरान लिखना हरित क्रांति की शुरुआत की गई। किसकी शुरुआत की गई? हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन। जी जी हाँ, योजना अवकाश बेटा 66 से 69, ठीक है, इसमें हरित क्रांति की शुरुआत की गई। क्वेश्चन आएगा आपसे, हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि आपको ऑप्शन में क्या नहीं दिया हुआ है? योजना अवकाश। यदि प्लान हॉलीडे आपको ऑप्शन में दिया हुआ तो आप क्या टिक करके आओगे? योजना अवकाश, प्लान हॉलीडे। समझ में आया? हाँ, क्लियर हो गया? क्लियर हुआ। अब दूसरा प्रश्न इसमें क्या आता है कि हरित क्रांति के जनक कौन है? हरित क्रांति के जनक, हरित क्रांति के जनक, आपसे प्रश्न आता है हरित क्रांति के जनक कौन है? देखो, यदि विश्व में बोलता है, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो नाम है नॉर्मन बोरलॉग। क्या नाम है? नॉर्मन बोरलॉग। इनको बहुत बोर लगता था, ये नॉर्मल आदमी थे लेकिन बहुत बोर लगता था इनको, तो क्रांति ला दी इन्होंने। कैसी क्रांति? व्हाइट बोर्ड नहीं, यहाँ ग्रीन बोर्ड है, यानी हरित क्रांति ही आएगी। विश्व में हरित क्रांति के जनक बोलेगा, क्या बोलोगे? हाँ, यदि बोलेगा भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे, बोलेगा भारत में, तो बोलना MS स्वामी। मेरे स्वामी हरित क्रांति के जनक है। कौन है? हाँ, नहीं, आपको बोलना है मेरे स्वामी हरित क्रांति के जनक हैं भारत में। क्या बोलना है? क्या बोलना है? मेरे स्वामी हरित क्रांति के जनक है। ठीक है, क्या बोलना है? मेरे स्वामी हरित क्रांति के जनक है। कहाँ? भारत में। बोले क्या नाम है उनका? बोले MS स्वामीनाथन। नहीं, ये सबके स्वामी हैं, यानी ये भारत के पूरे स्वामी हैं, हरित क्रांति के जनक। ठीक है, वैसे तो सबके अलग अलग होंगे, है ना? ठीक है, तो जो पहले के जो राजा हुआ करते थे, उनकी 3-3, 4-4 रानियां, कितनी लड़ाई होती होगी उनमें? हैं तो नहीं, पहले थे, तो कितनी लड़ाई होती होगी। विश्व के में हरित क्रांति के जनक कौन है? फिर वही बात, आपके स्वामी विश्व में नहीं है, आपके स्वामी भारत में है। कहाँ है? भारत में। ये नॉर्मल आदमी थे, बोर हो रहे थे, नॉर्मन बोरलॉग। इन्होंने विश्व में हरित क्रांति लाई, और इनसे प्रेरित होकर भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन। एक्चुअली में इन लोग हरित क्रांति में किए क्या थे? कुछ नहीं, नया बीज पैदा किए। साइंटिस्ट लैब में काम करते हैं, पता है कि नहीं? लैब में इन्होंने बीज, नए प्रकार के बीज पैदा किए, जिसका नाम रखा HYV सीड्स,
हाई यील्डिंग वेराइटी, HYV, ठीक है। एक लड़का HIV लिख के ले आया था। HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वेराइटी मतलब उच्च उत्पादकता वाले, उच्च उत्पादकता वाले बीज, उच्च उत्पादकता वाले मतलब एक बीज से, जो नॉर्मल बीज से जो ग्रोथ होती उससे कहीं ज्यादा ग्रोथ इसमें होगी उच्च उत्पादकता वाले बीज थे। कौन से? HYV, हाई यील्डिंग वेराइटी। ठीक है क्या? ठीक है, हरित क्रांति से संबंधित स्टेटमेंट में प्रश्न पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनना, एक ही बार बोलूंगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला स्टेटमेंट, विश्व में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन थे। दूसरा स्टेटमेंट, भारत में हरित क्रांति तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान आई। तीसरा, MS स्वामीनाथन ने भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की जहां उच्च उत्पादकता वाले बीज यानी HYV बीज के द्वारा उत्पादन किया गया। कौन सा स्टेटमेंट इसमें से गलत है? पहला और दूसरा गलत है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? स्टेटमेंट वाले प्रश्न बना लोगे? ठीक है, चलो तो अब अपन आते हैं, आगे बढ़ते हैं कि भाई ये तो हो गया आपका क्या, योजना अवकाश और हरित क्रांति अपन ने बात कर ली। देखो 51 से 56 तक बेटा पहला पंचवर्षीय योजना, ठीक है क्या? हाँ, 56 से 61 द्वितीय पंचवर्षीय योजना, 61 से 66 तृतीय पंचवर्षीय योजना, 66 से 69 प्लान हॉलीडे, योजना अवकाश, छुट्टी में चले गए अपन। अब अपन वापस से शुरुआत करेंगे, कब से? 1969 से 74। ये हो जाएगा बेटा आपका चौथा या पांचवा? चौथी पंचवर्षीय योजना। तो घबराना नहीं, शर्माना नहीं और गलत मत करना। कई लोग इसको चौथा पांचवा कर देते, भैया 1 2 3 उसके बाद योजना अवकाश, तो चौथा कब से होगा बेटा? 69 से लेकर 74। क्लियर है? तो अब बहुत हरा हरा हो गया, अब सब कुछ श्वेत वर्णी करते हैं, यानी सफेद करते हैं, यानी श्वेत करते हैं। श्वेत क्रांति की शुरुआत, किसकी शुरुआत बेटा? श्वेत क्रांति की शुरुआत, व्हाइट रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन, श्वेत क्रांति की शुरुआत, श्वेत क्रांति। ठीक है, ये बताओ यदि हरित क्रांति किससे संबंधित है? अनाज से। किसके? अनाज, मुख्य रूप से गेहूं, है ना। और आप देखोगे ये जो हरित क्रांति का ज्यादा जो प्रभाव दिखाई देता है ये आपका पंजाब और हरियाणा में दिखाई देता है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मतलब ये उत्तर प्रदेश, ये पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग, इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं। समझ में आया? पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर में यहाँ पर बिहार, उत्तर प्रदेश है। यहाँ पर कोसी जो है, कोसी नदी है ना, वो बिहार का शोक कही जाती है। क्या कही जाती है? बिहार का शोक। यहाँ पे उपजाऊपन नहीं, अभी कोसी ने डुबा दिया, यानी आए दिन वहां पर क्या आती रहती है बेटा? बाढ़ आती रहती है। मेरी बात समझ में आ रही? श्वेत क्रांति पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश इसका प्रभाव क्षेत्र रहा। किसका? हरित क्रांति का। हरित क्रांति का प्रभाव क्षेत्र लिख सकते हो, पंजाब, हरियाणा, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो एक किससे संबंधित है? अनाज से, गेहूं से। समझे कि नहीं समझे? हाँ, अनार नहीं बेटा, अनाज है ना, अनार मौसमी मत लिख देना। अनाज से। किससे? हाँ नहीं बेटा, हरित क्रांति,
हरित क्रांति की बात कर रहा हूं मैं, तभी तो पीछे आया। जब ये हरित क्रांति अनाज से संबंधित है, यानी भाई हरे हरे खेत दिखाई देंगे, हाँ या ना? और खेतों में क्या होता है? अनाज। खेतों में क्या होता है? अनाज, है ना? समझ में आया? अब देखो मेरी बात समझना, यदि हरित क्रांति अनाज से संबंधित, तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित होगी? सोचो, दिमाग लगाओ, बोलो। व्हाइट रिवॉल्यूशन किससे संबंधित होगा? दूध से, और क्या है ना? मिल्क रिवॉल्यूशन, ये दूध से संबंधित है। किससे संबंधित है बेटा? दूध से। ऐसे जोड़ी बनाओ में आता है, जोड़ी बनाओ मतलब ये सुमेलित करो। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति। देखो क्वेश्चन आया आपसे, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति। 1 2 3 4, ठीक है। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति। अब बताना ऑप्शन क्या क्या सही होगा इसका, ठीक है। दूध हो गया, ठीक है। मछली खाऊंगी क्या बोली? घर जाके खाना सावन के बाद। सावन हो गया खत्म? अच्छा, तभी आज बनेगा तुम्हारे यहाँ। लिखो। वन डी 2A 3C 4B, 1A 2D 3C 4B, 1D 2A 3B 4C, 1A 2D 3B 4C। श्वेत क्रांति। ऐसे क्वेश्चन आता है सुमेलित करने के लिए, है ना? सी। और बाकी लोग, आप लोग क्या बोल रहे हैं? आपका भी सी, आपका सी, आपका हमारा मतलब इसके लिए भी आंसर दे रही है तू? अपना आंसर दे। सी एकदम सही है बेटा। आप लोग, हरित क्रांति किससे संबंधित है? अनाज से। श्वेत क्रांति दूध से। पीली पीली दाल, नीला नीला पानी, पानी में पकड़े मछली, मत्स्य पालन। समझ में आ गया? ठीक है, ठीक। लाल क्रांति किससे संबंधित होगी? खून से सर। जिमी कांदा, झींगा क्रांति। लाल मतलब लाल लाल क्या होता है? खून मत बोलना, ठीक है। टमाटर महंगा हो गया है, लेकिन टमाटर तो लाल होता है ना? लाल क्रांति किस संबंधित है? टमाटर। ये सारी चीजें मैं लिखवा दूंगा, आपको लिस्ट बनवा दूंगा, ठीक है। अभी हम फिलहाल किस पे आते हैं? पंचवर्षीय योजना पे। बैक टू नॉर्मल। श्वेत क्रांति, हालांकि ये सब सिलेबस का ही पार्ट है, इसलिए बता रहा हूँ आपको मैं, ठीक है। श्वेत क्रांति, व्हाइट रिवॉल्यूशन, तो मतलब आपको पूरा पता नहीं भी है मान लो उसमें से, तो 3 देख के 2 देख के भी काम हो जाएगा। यहाँ आपको कितना पता था? खाली 2 पता था, फिर भी आप बना लिए, हाँ या ना? तो अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप करिए कि मैं क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। समझ में आया? ये टेम्परामेंट डेवलप हो गया तो एग्जाम निकल जाएगा, ठीक। गेम नॉलेज का है ही नहीं, क्योंकि सब लोग गांधी चौक में पढ़ाई कर रहे हैं। नॉलेज का गेम है ही नहीं, गेम किसका है? स्ट्रेटेजी का, रणनीति का। और रणनीति टेम्परामेंट जो है डेवलप होता है क्वेश्चन को क्या करने से? देखने से नहीं, सॉल्व करने से, प्रैक्टिस करने से। समझ में आया? जितना पढ़ रहे हैं उससे ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए। मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ, जितना पढ़ रहे हैं उससे ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए। जितना क्वेश्चन मिले, 1000 क्वेश्चन सॉल्व करो, 10,000 क्वेश्चन सॉल्व करो।
सिलेक्शन हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? जिस दिन होगा समझ में आ जाएगा। श्वेत क्रांति, व्हाइट रिवॉल्यूशन, किससे संबंधित है बेटा? मिल्क। तभी तो इसी के बाद आया आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, अमूल दूध पीता है इंडिया, है ना। एक सहकारी समिति के रूप में डेवलप हुआ था। राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो याद आया, डीपीएसपी। लघु और कुटीर उद्योग के रूप में डेवलप हुआ था, सहकारी समिति के रूप में डेवलप हुआ था। और बाद में एक जो छोटा सा गांव था, वहां पे 10 परिवार रहते थे, जहाँ 10-10 किलो दूध होता था, पीने वाले थे नहीं, 4-4 किलो पीते थे, 6-6 किलो बेचना शुरू किए, 60 किलो हो गया। और गांव के लोग जुड़ते गए। फिर महिलाओं ने वहां पर एक स्वयं सेवी संस्था बनाई, जिसको हम सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं। आप जाओगे रायपुर में, तो रायपुर में आपका घड़ी चौक के पास में गढ़ कलेवा है। गढ़ गए हो? वो गढ़ कलेवा को महिला स्व सहायता समूह बनाता है। स्वयं सहायता समूह या स्व सहायता समूह? महिला स्व सहायता समूह। कोई चीला बनवा रहा है, ऐसा नहीं कि महिला ही लोग बना रहे हैं, महिला लोगों का समूह है। उन लोग हायर करके रखे हैं, लड़के भी काम करते हैं वहां पे। बड़ा, भजिया, परा, आप लोग भी खोल सकते हो। हाँ, नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ खोल लो, एक अच्छा ऑप्शन। भाई महिला स्व सहायता समूह, समझ रहे हो आप कितने लोग को रोजगार दे रहे हो? मतलब मैं इकोनॉमी समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये वहां से लगभग आप मान के चलो कि 30 से 40 घर का पेट पल रहा है। 30 से 40 घर मतलब 4-5 20, यानी 200 आदमी वहां से खाना खा रहे हैं उस जगह से। स्व सहायता समूह तो महिलाएं अपनी भी सहायता कर रही हैं, दूसरों को भी सहायता कर रही हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप जैसे ही अमूल शुरू हुआ था, और आज अमूल दूध पीता है इंडिया, हाँ या ना? तो सोचो, जिन महिलाओं ने अमूल को शुरू किया होगा, आज करोड़पति होंगी, अरबपति होंगी। और आप बोलो नहीं, मेरी बात सुनकर, कितना बढ़िया ऐड आता था, है ना? खूब राजस्थानी पैटर्न। वैसे ये राजस्थानी पैटर्न, ये गुजरात में है ये जो गांव, पर वो राजस्थान से टच होता है। आनंद, ठीक है? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो, इसी में 1971 में एक बार फिर से हमारा मन नहीं मान रहा था, तो हमने फिर से एक बार पाकिस्तान को बत्ती दी। इंडो पाक वॉर। कौन सी वॉर? इंडो पाक वॉर। हिंदी में बोलो, भारत पाकिस्तान युद्ध, ऐसे करिए। इंडो पाक वॉर नहीं, भारत पाकिस्तान युद्ध कहो सर। आज हम घर में भी महाभारत करेंगे। ये हुआ भारत, समझ में आया? 14 अगस्त को, हमसे एक दिन पहले हमारा बेटा बड़ा हो गया, पाकिस्तान का निर्माण हुआ। ये वेस्ट पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, और ये पूर्वी पाकिस्तान यानी ईस्ट पाकिस्तान। समझ गए? इसका भी धर्म इस्लाम, इसका भी धर्म इस्लाम। धर्म बड़ी चीज नहीं है बेटा, धर्म से बड़ी चीज भाषा हो। समझ में आया? क्योंकि भाषा संस्कृति को दिखाती है। इसकी भाषा जो थी, यहाँ उर्दू बोली जाती थी, और उर्दू का भी जन्म कहाँ से हुआ है? भारत में हुआ है। हिंदी और फारसी के मिश्रण से ही किसका जन्म हुआ? उर्दू का जन्म हुआ। उर्दू कोई भाषा नहीं, जिसका जन्म हुआ एक तहजीब। नाम सुना होगा ऐसे, तहजीब, शेरो शायरी जो होती है उर्दू में होती है। ये उर्दू का जन्म कहाँ पर हुआ बेटा? भारत में। पहले अखंड भारत था। ये पूरा पोर्शन क्या कहलाता था? भारत कहलाता था। पूरा पोर्शन भारत कहलाता था। और इस अखंड भारत में आप देखो कि उर्दू का जन्म हुआ। इस जगह के जो लोग थे, आज भी दिल्ली में उर्दू के कई प्रशंसक हैं। शेरो शायरी मुशायरे का कार्यक्रम होता ही रहता है। उर्दू को बहुत पसंद करने वाले लोग हैं, क्योंकि उर्दू का जन्म ही कहाँ हुआ है? भारत। धर्म इस्लाम है, लेकिन भाषा क्या है? उर्दू। यहाँ पर धर्म इस्लाम है, लेकिन भाषा, क्योंकि ये बंगाल से छटा हुआ क्षेत्र था, है ना, तो इसकी भाषा जो थी वो क्या थी? बांग्ला या बंगाली। बंगाली, बांग्ला भाषा बोलने वाले बंगाली कहलाते। ये धर्म इस्लाम है, लेकिन है कौन इन लोग? बंगाली। समझ में आया? ये जो वेस्ट पाकिस्तान था,
पश्चिमी पाकिस्तान, कभी भी देखना आप इस प्रकार से बनाओगे, एकदम बेसिक से समझो, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ठीक है। अभी सी साइड वगैरह भी बनाया होगा, मैथ्स भी बनाए होंगे, हमेशा नॉर्थ के राइट में ही ईस्ट होता है। यदि मैं मान लो नॉर्थ को इधर लिख दूं तो ईस्ट किधर बनाओ, कंफ्यूज हो जाओगे, ऐसे किया तो ठीक है, कुछ नहीं, नॉर्थ के राइट में ऐसे एरो बना लो, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, राइट में ईस्ट। यदि मैं नॉर्थ को इधर कर दूं कोई दिक्कत नहीं है, ये नॉर्थ है, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, कहाँ हो जाएगा, ईस्ट, यहाँ हो जाएगा। समझ में आया? ये नॉर्थ है, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, राइट की ईस्ट में क्या जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। समझ गए? ठीक है। तो हमेशा याद रखना, इधर पूर्व होता है, इधर पश्चिम होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये नॉर्थ अपन ने बनाया इसलिए इधर क्या मान रहे हैं, पूर्व पश्चिम। समझ गए? ठीक। इधर क्या बेटा, पाकिस्तान, धर्म क्या है, इस्लाम। इधर क्या है, पाकिस्तान, धर्म क्या है, इस्लाम। भाषा क्या है, उर्दू। भाषा क्या है, बंगाली। धर्म से बड़ी चीज क्या होती है, भाषा। और ये छाप थोपना चाहते थे उर्दू को किसके ऊपर, ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर। वेस्ट पाकिस्तान उर्दू को थोपना चाहता था किसके ऊपर, ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर। उन्होंने कहा हमें धर्म स्वीकार है, हमें इस्लाम स्वीकार है, लेकिन हमें भाषा स्वीकार। आमी बंगाली, क्या बोले, आमी बंगाली, चाय खोबे, खाना पीबे, है ना। समझ में आया? एक बंगाली वो थे, मतलब क्या कहना चाहिए, व्यक्ति थे, तो उनको बोले और सब कैसे दादा, बोले सब मौजे में, और घर परिवार, बोले सब मौजे में, बेटी का कैसा चल रहा है, सब मौजे में। बोले तो फिर वो बंगाली दादा बोले सामने वाले से, और आप क्या बोले, मैं जूते में, मौजे में, मौजे मतलब मजे में। ये बंगाली लोगों का कल्चर ही अलग होता है ना। जनरली देखना, उड़ीसा का जो क्षेत्र है और बंगाल का जो क्षेत्र है, वहाँ सब नॉनवेज खाते हैं। हाँ, वहाँ कोई जाति का बंधन नहीं है, वहाँ सब नॉनवेज खाते हैं दबा के। कारण क्या है? कारण है उड़ीसा और बंगाल कोस्टल एरिया है, तटीय क्षेत्र है, और तटीय क्षेत्र में यदि आप पुरी वगैरह घूमने जाओगे तो आपको वहाँ पर सबसे पहले सी फूड मिलेगा। तो वेजिटेरियन लोग वहाँ ऐसे चलते हैं, कहाँ आ गए चारों तरफ सी फूड है, केकड़ा और क्या क्या सब खाने के लिए मिलता है वहाँ पे, सी फूड। जो सी फूड के पसंदीदा लोग हैं उनको मजा आ जाता है वहाँ पर, और जो वेजिटेरियन टाइप के लोग हैं वो पागल हो जाते हैं वहाँ। समझ में आ रही बात? तो वहाँ जाति का बंधन नहीं है, सब लोग क्या खा रहे हैं, नॉनवेज। और एक कल्चर है बंगाल में, ठीक है ना, बंगाल में एक कल्चर है, बंगाल का अपना एक कल्चर है, और वो चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे किसी भी जाति का हो, वो बंगाली है। क्या है? बंगाल। ममता बनर्जी इसलिए तो जीतती है, क्योंकि लोगों को बंगाली से मतलब इतना ज्यादा वो है कि बंगाल हमारी संस्कृति, और जो दीदी हैं ममता बनर्जी, वो हमारी संस्कृति को लेकर के आगे जा रही। खेला होबे, वो बोली खेला होबे मतलब खेल हो जाएगा। भाजपा जो प्रचार कर रही है उसका पूरा खेल हो गया, खेल। तो जो एक अकेली महिला ने बंगाल जीत लिया, किसके दम पर? क्योंकि बंगाल एक कल्चर, इसलिए बहुत सारे बांग्लादेशी भाग के कहाँ आ जाते हैं, बंगाल क्रॉस बॉर्डर है, बांग्लादेश में खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, बंगाल में आ जाते हैं। और कई बार ऐसा आरोप लगता है कि ममता बनर्जी उनको शह देती है क्योंकि वो उनका वोट बैंक है। कई बार ऐसा भी आरोप लगता है कि बांग्लादेश के बहुत सारा एक बड़ा वर्ग बंगाल में रहता है। भाई भारत में जितने मुसलमान हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश से कहीं ज्यादा मुसलमान कहाँ रहते हैं, भारत में। अब ये भी बंगाली मुसलमान, मतलब मुसलमान है, उधर से भी आया बंगाली मुसलमान है, कैसे पता करोगे कौन बांग्लादेशी कौन भारतीय? ये बात समझ में आ रही? इस नाम से बहुत इन्फिल्ट्रेशन होता है, और इसलिए अभी सरकार ने लाया था नागरिकता संशोधन सीए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019। इसमें क्या बोला कि पाकिस्तान, बांग्लादेश भी पहले क्या था बेटा, पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान और अफगानिस्तान, यहां से आए शरणार्थियों को हम भारत का क्या बनाएंगे, नागरिक बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा, आपने देखा था महिलाएं रोड पर बैठ गई थी और बहुत ज्यादा विरोध, उसका कारण क्या था? इसमें शामिल किया गया था अल्पसंख्यकों को, हिंदू, पारसी, सिख, बहुत सारे हिंदू, पारसी, सिख, ईसाई भी यहाँ रहते हैं बेटा, हाँ ना, जो अपने वतन की तलाश में कहाँ आना चाहते हैं, भारत। हिंदू, पारसी, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन। ऐसे याद रखने के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो मुस्लिम को हटा के क्या डाल दिए, पारसी, हिंदू, पारसी, सिख, ईसाई, और बौद्ध के साथ हमेशा किसका नाम आता है, जैन का। 6 लोगों को, 6 अल्पसंख्यक समूहों को, माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यक मतलब जिनकी संख्या क्या है, कम है, अल्प मतलब कम,
इनको पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले को क्या दी जाएगी? भारत की नागरिकता दी जाएगी। इसी पर विरोध हुआ कि मुस्लिमों को क्यों नहीं दिया जा रही। कारण वही था इसका। क्या कारण था? कि हमको ये नहीं पता कि वो मुस्लिम भारतीय है कि बांग्लादेशी, हमको ये नहीं पता कि वो मुस्लिम भारतीय की पाकिस्तानी है। वो पाकिस्तानी जासूस भी हो सकता है, वो पाकिस्तानी एजेंट भी हो सकता है। मेरी बात समझ में आ रही कि हाँ या ना? और भारत की सुरक्षा के ऊपर खतरा पैदा कर सकता है। किसी धर्म से दिक्कत नहीं है, हमें इन देशों से दिक्कत है, और खासकर इस देश से जिसका नाम क्या है? पाकिस्तान। ये दिक्कत हमने ही पैदा की थी 1971 में, हमारी लड़ाई नहीं थी। लेकिन इसने क्या किया? उर्दू को थोपने के लिए यहां से वार करना शुरू किया, और वार करता तो करता भारत की सीमा का उपयोग किया। सीमा हैदर का नहीं सर, उसने भारत की सीमा का उपयोग किया था, इसलिए एक सीमा हम ले आए, सीमा हैदर। ये नहीं, उसने भारत की सीमा, बाउंड्री का उपयोग किया था। और इसलिए क्योंकि हम एक संप्रभु राष्ट्र है, हम एक सोवरिन नेशन है, और सोवरिन नेशन का संप्रभु राष्ट्र का मतलब ये होता है कि हम अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय स्वयं लेते हैं। हमको कोई गाइड नहीं कर सकता, हम किसी के गुलाम नहीं हैं, और हमसे पूछ के करना चाहिए, परमिशन लेना चाहिए ना, मना थोड़ी ना की। परमिशन नहीं ली पाकिस्तान ने, और जब परमिशन नहीं ली तो हमारे ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को हमने राहत दिलाते हुए, इंदिरा गांधी इस समय थी, और इंदिरा गांधी ने कहा, इंदिरा गांधी का काल याद रखना 66 से 76, इस दौरान जितने बड़े बड़े कार्य हुए सब इंदिरा गांधी ने कराए। इंदिरा गांधी ने कहा इंडियन आर्मी को, हाउ इज द जोश? बोले मैडम वेरी हाई, वेरी हाई। बोले पाकिस्तान को आजाद कराना है, पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाना है, हो जाएगा। तो कितना टाइम लगेगा? 6 महीना, 1 महीना। बोले कहाँ लगे हो आप? 1 हफ्ता दो, 1 हफ्ता। 1 हफ्ते में पूर्वी पाकिस्तान क्या बन गया? बांग्लादेश। वहां पे जो लोग विरोध कर रहे थे, उस सभा का नाम था मुक्ति वाहिनी सभा या मुक्ति वाहिनी सेना। क्या नाम था? मुक्ति वाहिनी। नाम की मुक्ति वाहिनी थी, इसके पीछे जो खड़ी थी उसका नाम था इंडियन आर्मी। हम ये कभी बोलते नहीं, लेकिन सबको पता है कि इंडो पाक वॉर जो हुई थी 1971 में, तो इंडो पाकिस्तान वॉर इसलिए हुई थी क्योंकि इन्होंने हमारी सीमा का उपयोग किया था, और हमने वॉर को एक नई दिशा देते हुए लड़ाई ही खत्म कर दी। इनकी लड़ाई है ना, चलो एक नया देश बना देते हैं बांग्लादेश। और ये भी चाहते थे कि बंगालियों के लिए क्या बने? बांग्लादेश। हमें धर्म स्वीकार है इस्लाम, लेकिन भाषा उर्दू हमारे ऊपर थोपी नहीं जा सकती। अब तुमको बोलूंगा तुम छत्तीसगढ़िया हो या तुम छत्तीसगढ़िया हो, उड़िया बोल, उड़िया बोल, उड़िया बोल। खैर उड़िया और छत्तीसगढ़ी तो मतलब ऐसा समझ जाओ कि दोनों आपस में मिली जुली, क्योंकि जो हमारी संस्कृति है, रायगढ़ वायगढ़ के आसपास का क्षेत्र बोलोगे तो उड़िया और छत्तीसगढ़ी संस्कृति अलग अलग। अब जैसे मैं बोलूँ तुमको बंगाली बोल, बंगाली बोल, नहीं यही बोलो किसे कर ले, आखिरी में यही बोलोगे, हाँ या ना? नहीं बोलो का कर ले, मोर भाषा छत्तीसगढ़ी, मोर संस्कृति छत्तीसगढ़ी, ऐसे बोलोगे कि नहीं बोलोगे? भाषा के साथ संस्कृति भी आती है, इसलिए इन्होंने उर्दू को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। और इसलिए 1971 में हुई इंडो पाक वॉर, जिससे क्या बना 1971 में ही? बांग्लादेश। इसी के बाद मतलब आगे क्या बना फिर? आगे चल के बांग्लादेश। इसी लड़ाई से लड़ाई शुरू हुई थी, और इसी से फिर आगे बांग्लादेश का निर्माण हुआ। इंडो पाक वॉर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहां पर? चौथी पंचवर्षीय योजना में भारत पाकिस्तान युद्ध। समझ गए? हाँ, 1972 में हमने रोजगार गारंटी योजना शुरू की। क्या शुरू की? रोजगार गारंटी योजना। बोले लड़ाई झगड़ा बहुत होता रहेगा, लोगों को रोजगार की गारंटी तो दी जाए। रोजगार गारंटी योजना कब? 1972 में। ठीक है, रोजगार गारंटी योजना, रोजगार गारंटी योजना। और इसी बीच चलाया गया परिवार नियोजन कार्यक्रम। क्या चलाया गया बेटा? परिवार नियोजन कार्यक्रम। हम दो, हमारे दो, ज्यादा हो तो फेंक दो। परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग। प्लानिंग में कौन सी प्लानिंग?
प्लानिंग में कौन सी प्लानिंग? तो परिवार नियोजन की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी? चौथी। समझ में आया? हम दो हमारे दो, टोटल 4 हो गए। चौथी पंचवर्षीय योजना, हम दो हमारे दो, टोटल 4 हो गए। चौथी पंचवर्षीय। फैमिली प्लानिंग क्यों की गई बेटा? क्यों की जाती है फैमिली प्लानिंग? परिवार नियोजन समझना, मतलब ये थोड़ा गंभीर मुद्दा है। गंभीर मुद्दा इसलिए क्योंकि देखो, एक तो जब प्रेगनेंसी होती है, क्या होती है? प्रेगनेंसी, तो महिला का जो शरीर है वो पूरे तरीके से क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है। हाँ या ना? इसको रिकवरी कराने के लिए कौन कौन सा लड्डू वड्डू खिलाते हैं, है ना? बहुत टाइम लगता है बेटा, बहुत, मतलब इसलिए नारी होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पुरुष होने में कुछ बड़ी बात नहीं, नारी होने में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हमारी माओ ने हमको, आपको भी आपकी माओ ने जन्म दिया है, हमको भी अपनी, वो जो एक माँ जो दर्द सहन करती है वो कोई भी और दूसरा सहन नहीं कर सकता। और प्रेगनेंसी का मतलब ये है कि यदि 2 बच्चों की अपन बात कर रहे हैं, आजकल होता क्या है, पहले भी होता था, आज भी होता है कि एक लड़की हो गई, 2 लड़की, फिर भी लड़के की तलाश है। किसकी तलाश है? पढ़े लिखे लोगों का भी माइंडसेट इतना खराब है कि लड़के की तलाश है, और उस लड़के की तलाश में ये नहीं देख रहे हैं कि जो महिला है वो यदि बार बार उसकी प्रेगनेंसी होगी तो उसका शरीर पूरे तरीके से टूट जाएगा। समझ में आ रहा है? तो परिवार नियोजन का सबसे पहला, महिला सुरक्षा। कौन सी सुरक्षा? महिला सुरक्षा। दूसरा, पहले इंटरटेनमेंट का कोई साधन नहीं था, टीवी वीवी, है ना? तो लोग जो है परिवार नियोजन से कोई मतलब नहीं। जनसंख्या भारत की बढ़ती जा रही थी, जैसे आज भी बढ़ती जा रही। खाने को खिलाने को पैसा नहीं, लेकिन बच्चे पैदा किए जा रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही? तो यहां पर दूसरा कि संसाधन, जो भारत में जो क्या है बेटा, संसाधन, संसाधनों का समुचित वितरण हो। ये पढ़े हो कि नहीं डीपीएसपी में? संसाधनों का समुचित वितरण, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। इसलिए आप देखना, राशन कार्ड में पहले बीपीएल, फिर एपीएल, है ना? अलग अलग क्या मिलता है? चावल मिलता है। क्लियर है? अलग अलग चावल मिलता है, एपीएल बीपीएल सबको। जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, यानी गरीबी रेखा से नीचे है, उनको कुछ ज्यादा मिलता है या कम रेट पर मिलता है, और जो अबव पॉवर्टी लाइन है उनको ज्यादा रेट पर मिलता है या कम चावल मिलता है। मेरी बात समझ में आ रही? कंपेयर टू बीपीएल। कारण क्या है? संसाधनों का समुचित वितरण होना चाहिए। खुद आप सोचो, यदि मैं, मान लो एक सिंपल एग्जांपल सोच लो, यदि मैं 50 लोगों को खाने पर बुलाता हूं बेटा, कितने लोगों को? 50 लोगों के खाने पर, तो मैं 50 लोगों के हिसाब से खाना बनाऊंगा। लेकिन कई बार भूख मर रहे 20 लोग और आ गए, लावा पूरी लावा, 20 लोग और आ गए, 70, तो खाना कम पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो संसाधनों का समुचित वितरण हो पाएगा क्या? और पूरी बेलना पड़ेगा, आया ना? यानी सरकार को और संसाधन उपलब्ध कराने पड़ेंगे। इसलिए परिवार नियोजन जो है, एक तो महिला सुरक्षा के लिए, दूसरा संसाधनों के समुचित वितरण के लिए लाया गया था। क्लियर है? और परिवार नियोजन में लाया तो महिलाओं के लिए था, पुरुषों के साथ बड़ा गलत हो गया। क्या हुआ इस दौरान, मैं आपको बताता हूं। ये दौर था किस, कब से कब तक का? 69 से 74 तक का। इस दौरान क्या हुआ बेटा, सोचना समझना, पुरुषों को उठा उठा के ले गए गाड़ी में भर भर के जबरदस्ती, और उनकी नसबंदी कर दी गई। नसबंदी मतलब अब ये पिता नहीं बन सकता, तो शादीशुदा लोग को तो उठाए, कुछ कुंवारे लोग, अरे भैया मेरी तो शादी नहीं हुई, बोले चल तेरी शादी नहीं होगी भी नहीं अब कभी, बैठ गाड़ी में, इसलिए ले जा रहे हैं। कोई जरूरत नहीं शादी करने की, कहाँ नौकरी खोजेगा, है ना? भी बोलेगा नौकरी होगी तभी तो कोई अपनी बेटी देगा, ये सब टेंशन से तेरे को दूर कर रहे हैं, आज ही तेरा काम खत्म है। चल, ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ हुआ। इसलिए इंदिरा गांधी के काल को बड़ा, इस नाम से जो परिवार नियोजन है, भयावह, आज भी लोगों की रूह कांपती है। सोचो आज लड़के होते तो उनका मुंह देखने लायक होता। इस कुंवारे लड़कों को, भाई शादीशुदा को चलो समझ में आता है कि भाई 2 बच्चे हो गए तो खुशी खुशी जाएगा। अब कुंवारे लड़कों को भी उठा उठा करके नसबंदी कर दी गई। सोचो उनका क्या हाल हुआ हो, है ना? तो उसके बाद से लड़के बोले अब तो जीवन में कुछ रहा नहीं, चलो पीएससी की तैयारी करते हैं, अधिकारी बनेंगे, है ना? वही हमें अधिकार प्राप्त होगा। ये अधिकार तो हमसे छीन लिया गया, पिता बनने का अधिकार हमसे छीन लिया गया। समझ में आ रही बात? तो इनके साथ गलत हो गया।
अब क्या करोगे, पुरुषवादी समाज में कभी कभी ऐसा करना पड़ता है। पर ये बड़ा भयावह सीन था, मतलब हमें हंसी मजाक लग रहा है हमको। खुद सोचो कि कुंवारे लड़कों को उठा उठा के ले जा रहे हैं, वो भी किसी का भाई होगा, किसी की, है ना। और सोचो मान लो रक्षाबंधन के दिन किसी को उठा के ले जा रहे हैं, भाई क्या बोले, क्या बांध दिया बहन, ये कैसी रक्षा कर रही है भाई, अब तू तेरी जीवन भर रक्षा है ना। मम्मी और मेरे अलावा किसी स्त्री की परछाई भी तेरे ऊपर अब नहीं पड़ेगी, तू चिंता मत कर। ये वो बंधन है जो कभी नहीं टूटेगा, रक्षा बंधन। समझ में क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। तो परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया गया, है ना। भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, और क्या हुआ, और क्या हुआ? अरे कितने बार फैमिली प्लानिंग करेगी बेटा? श्वेत क्रांति दुग्ध क्रांति, श्वेत क्रांति आई। क्लियर है कि नहीं? ठीक है। अब देखो, 2 न्यूक्लियर टेस्ट हुए, भारत ने 2 परमाणु टेस्ट किए, 2 न्यूक्लियर टेस्ट, 2 न्यूक्लियर टेस्ट किए। इसको बोलते हैं नाभिकीय परीक्षण। क्या बोलते हैं? नाभिकीय परीक्षण, न्यूक्लियर यानी नाभिकीय परीक्षण। न्यूक्लियर पावर के रूप में भारत सामने आया। पहली बार विश्व में हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया। पूरे विश्व ने इसका विरोध किया, पूरे विश्व ने इसका विरोध किया। बोला, हमने कहा स्माइलिंग बुद्धा। क्या कहा? स्माइलिंग बुद्धा। क्वेश्चन आएगा आपसे, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत द्वारा किया गया प्रथम नाभिकीय परीक्षण, फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट डन बाय इंडिया ड्यूरिंग द 4th 5-year प्लान, क्या था? स्माइलिंग पीपल, स्माइलिंग बॉय, स्माइलिंग विष्णु। जो धार्मिक टाइप के लोग रहेंगे इसी को टिक करके आ जाएंगे। कृष्ण जी की हंसी बहुत बढ़िया थी, महाभारत में मैंने देखी थी। तूने तो महाभारत में देखा था, पढ़ भी ले। स्माइलिंग बुद्धा, क्या नाम था? स्माइलिंग बुद्धा। हमने विश्व को ये कहा कि हमने जो न्यूक्लियर टेस्ट किया वो इसलिए नहीं किया कि हम किसी के ऊपर न्यूक्लियर हमला करना चाहते हैं, वो इसलिए किया कि यदि कोई हमारे ऊपर न्यूक्लियर हमला करे तो हम क्या हो सकें, सुरक्षित रह सकें। मेरी बात समझ में आ रही? आप लोगों को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अपने लिए नहीं लेनी चाहिए कि मुझे किसी को मारना है या पीटना है निकल के। आप लोगों को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अपनी सुरक्षा के लिए लेनी चाहिए। बॉयज को भी लेनी चाहिए, गर्ल्स को भी लेनी चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? तो स्माइलिंग बुद्धा, क्या नाम था बेटा? स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है। अब समझना, पहले देश का विकास इसलिए भी नहीं हो पा रहा था क्योंकि ये केंद्र सरकार है। कौन सी सरकार? केंद्र सरकार। ये क्या है आपका? राज्य सरकार। ठीक है। और राज्य के अंदर फिर अपना गांव आते हैं। ठीक। अब मैं बोल रहा हूं, एक गांव के लिए मेरे को नीति बनानी है। ठीक है। और गांव की नीति केंद्र बनाएगा तो बढ़िया, कि खुद गांव बनाएंगे तो बढ़िया है? हाँ, खुद गांव बनाएंगे। राज्य के लिए नीति प्रधानमंत्री बनाएंगे, मुख्यमंत्री बनाएंगे, क्या बढ़िया है? मुख्यमंत्री। तो इसके बाद ये जो प्रोग्राम था, इसके बाद एक प्रोग्राम शुरू हुआ जिसको हम बोलते हैं, देखो, केंद्र की तरफ जाना, केंद्रीकरण। यदि केंद्र नीति बनाए तो केंद्रीकरण, केंद्र से नीचे आना नीतियां। यानी केंद्र पावर किसको दे? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को दे, ग्राम पंचायतों को दे। यानी केंद्र सरकार बाकी स्थानीय सरकार, इसको बोलते हैं स्थानीय सरकार। ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय आप सुने होंगे, इसको बोलते हैं स्थानीय सरकार। मेरी बात समझ में आ रही? तो केंद्र सरकार राज्य सरकारों और ग्राम पंचायतों को, स्थानीय सरकारों को यदि वो पावर देती है तो उसको बोलते हैं विकेंद्रीकरण। क्या बोलते हैं? विकेंद्रीकरण। तो यहां शुरू हुआ विकेंद्रीकरण।
क्या शुरू हुआ? डिसेंट्रलाइजेशन। बेटा सेंटर यदि नीति बनाए तो सेंट्रलाइजेशन, सेंटर यदि दूसरे लोगों को पावर देगा, डिसेंट्रलाइजेशन। इसको बोलते हैं विकास ध्रुव उपागम। याद रखना, क्या बोलते हैं? विकास ध्रुव उपागम। इसी विकेंद्रीकरण का नाम रखा गया विकास ध्रुव उपागम। क्या नाम रखा गया? विकास ध्रुव उपागम। ठीक है, क्या नाम रखा गया? ध्रुव उपागम। इस विकेंद्रीकरण का नाम रखा गया विकास ध्रुव उपागम। धन्यवाद भैया। ठीक है, एक घूंट। विकास ध्रुव उपागम। ठीक है, विकेंद्रीकरण मतलब अब राज्य और लोग नीतियां बनाएंगे। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब देखो, अब मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, अब जब मैं बैंक वगैरह पढ़ाऊंगा आपको तो और इसको डिटेल करूंगा। हरित क्रांति के बारे में भी अपन डिटेल करेंगे, बांग्लादेश, ये सब डिटेल करेंगे, अब समझना। लेकिन ये सब जो विकास ध्रुव उपागम है, ये चौथी पंचवर्षीय योजना में है। ठीक है, इसको याद रखना। अब समझना, 14 बैंकों का या 14 निजी बैंकों का, 14 निजी बैंकों का, प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। क्या हुआ? राष्ट्रीयकरण, यानी नेशनलाइजेशन ऑफ 14 बैंक्स। ठीक है, ठीक है, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। क्या है कहने का मतलब? क्या है? जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ एसबीआई, आप नाम सुन के आपको क्या पता समझ में आ जाता है कैसा बैंक है? सरकारी है ना। एक्सिस बैंक, नाम सुन के आपको क्या समझ में आता है कैसा बैंक है? कौन बोला? सरकारी, प्राइवेट। एक्सिस बैंक। आईसी 3 बार नहीं, आईसीआईसीआई 2 बार ही है। ये भी क्या है? निजी बैंक। पीएनबी क्या है आपका? सरकारी बैंक। मेरी बात समझ में आ रही है? तो बहुत सारे, हाँ, पंजाब नेशनल बैंक, बहुत सारे बैंक सरकारी होते हैं, बहुत सारे बैंक निजी होते हैं। सभी को मान्यता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सरकारी बैंकों में कुछ फायदा होता है, जैसे आप यहाँ पे एसबीआई में 0 बैलेंस अकाउंट भी रख सकते हो, या रहेगा तो 500 या 1000 रुपए। और यहाँ क्या मिनिमम 5000 रुपए रखना पड़ेगा सेविंग अकाउंट में। आम आदमी के पहुंच से बाहर है, इसलिए एसबीआई में सबसे ज्यादा खाते हैं। आपको सबको पता होगा, आप सबका खाता एसबीआई में होगा ही होगा, मेरा भी, मतलब दूसरे बैंक में भी हो सकता है, पर एसबीआई में एक खाता सबका होता है। हाँ या ना? क्योंकि एसबीआई के ऊपर लोगों को भरोसा है। हाँ, और भी ज्यादा बेटा, गांव-गांव में एसबीआई की पहुंच है। इसलिए तो लोग लंच टाइम में जब उन लोग बोलते हैं बार-बार आना, तो वेट कर लेते हैं, क्योंकि पता है पैसा डूबेगा नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसलिए बीच में इनके प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही थी कि इनको भी निजीकरण किया जाए इनका, ताकि उनके जो एम्प्लॉइज सो रहे हैं। अब एक्सिस बैंक जाओगे, जैसे आप अंदर घुसोगे प्रशासनिक अधिकारी बन गए, पैसा आ गया। एक्सिस बैंक जाओगे, हेलो सर, हेलो मैम, कैन आई हेल्प यू, व्हाट यू वांट, टी, कॉफी, वाटर मैम, डिस्टिल्ड वाटर। वह साले डिस्टिल्ड वाटर पिए मर जाऊंगी मैं। मिनरल वाटर ले क्या, डिस्टिल्ड वाटर बैटरी में डालते हैं। वहाँ आप सर्विस देखना कि बात करने का तरीका। और एसबीआई आप जाओगे, हाँ क्या है भैया, वही अकाउंट खुलवाना था, लंच के बाद आना। भैया अभी तो 10 बज रहे हैं। हाँ, ये अभी लंच टाइम है। नहीं, अभी तो आप आए हो। कारण क्या है? इस चीज को समझना बेटा, तभी लोग सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं। लोगों को लगता है सरकारी नौकरी में आराम है, प्राइवेट नौकरी में काम है, सरकारी नौकरी में आराम है। आराम मतलब कई आप ऐसे शिक्षकों को जानते होंगे या नाम सुने होंगे जो शराब वराब पी के ग्रामीण स्कूलों में जाते हैं, पी के पढ़ा रहे हैं या पढ़े हैं, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। बहुत सारे ऐसे सरकारी अधिकारी होते हैं, उनको पता है उनको सरकार निकालेगी नहीं, एक बार घुस गए तो घुस गए, सस्पेंड नहीं कर सकते। इसलिए आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आपको भी स्टेबिलिटी चाहिए। क्या चाहिए? स्टेबिलिटी। स्थिर था, कोविड में भी पैसा मिल रहा है, सब में पैसा मिल रहा है, लेकिन ये सोच को बदलना जरूरी है। यदि मैं भी सरकारी टाइप सोच लूं तो आपको पढ़ा पाऊंगा? कभी जीवन में नहीं पढ़ा पाऊंगा। यदि उत्पादकता ही हमारी नहीं आएगी तो हमारे व्यक्तित्व का विकास कैसे होगा? मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो सिर्फ आपका विकास हो रहा है, मेरे भी व्यक्तित्व का विकास हो रहा है हर दिन, हर क्षण, हर नई क्लास में। और मैं ये इंश्योर करता हूं, तभी मैं यहां पढ़ा सकता हूं, क्योंकि मेरा पैशन है पढ़ाना। मैं इसको रोजगार की तरह नहीं लेता।
पैशन की तरह लेता हूं। और कारण यही है इसका कि एसबीआई को प्राइवेटाइज करने की बात की गई थी कि भाई जो सरकारी बैंक है उनको क्या किया जाए, निजीकृत किया जाए। लेकिन उस समय जो उस समय का समय था वहां पर जरूरत किसकी थी ज्यादा, सरकारी बैंकों की कि प्राइवेट बैंकों की? सरकारी बैंकों की। क्योंकि उस समय की जो जनता थी बेटा क्या थी, गरीब थी। जनता क्या थी, गरीब थी। याद रखना इस शब्द को, जनता क्या थी, गरीब थी। और इसलिए 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ये हम बैंकिंग में पढ़ेंगे, कौन कौन से बैंक थे वो भी बताऊंगा, जिनकी संपत्ति 50 करोड़ थी। कितनी थी बेटा, 50 करोड़। तो लिख लेना, 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। नेशनलाइजेशन मतलब निजी से क्या बनाया गया, राष्ट्रीयकरण मतलब एक लाइन में एकदम आसान भाषा में, निजी से क्या बनाया गया, सरकारी। समझ गए, निजी से क्या बनाया गया, सरकारी। राष्ट्रीयकरण, जिनकी संपत्ति कितनी थी, इनकी पूंजी कितनी थी, 50 करोड़। समझ में? समझ गए? फर्स्ट 5 ईयर प्लान 51 से 56, सेकेंड 5 ईयर प्लान 56 से 61, तृतीय 61 से 66, चतुर्थ नहीं सर, बोलो ना, इसमें लेके आओ क्या, छुट्टी दो, अवकाश कितने से कितने बेटा, 66 से 69। फोर्थ 5 ईयर प्लान 74, फिफ्थ 5 ईयर प्लान, ये चौथा अपन ने पढ़ लिया, 74 से, समझ में आया? ये अपन ने पढ़ लिया यहां तक, हाँ, 74 से 79। प्रश्न आएगा आपसे, कौन सी पंचवर्षीय योजना अपने काल के पहले समाप्त होगी? किसके पहले? अपने काल के पहले समाप्त होगी। कौन सी पंचवर्षीय योजना अपने काल के पहले समाप्त होगी? पहली, तीसरी, चौथी या पांचवी? गेस करो, कौन सी पंचवर्षीय योजना अपने काल के पहले समाप्त होगी, यानी 5 साल के पहले समाप्त होगी? गेस करो। पांचवी। आप ऑप्शन नंबर डी। आप क्या बोल रहे हो? आप क्या बोल रहे हो? समझ में आया? 5 साल, ये समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? अपने काल से पहले मतलब 5 साल की योजना थी, 5 साल से पहले समाप्त हो गई। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? कौन सी होगी, गेस करना। पांचवी होगी ना बेटा, क्योंकि अभी मैंने आपको पहली, तीसरी, चौथी पढ़ाया। यदि ऐसा होता तो अपने काल के पहले समाप्त हो चुकी होती। यदि ये लास्ट क्लास होती और इसके बाद जाते और एग्जाम में पे क्वेश्चन आया था तो भी क्या टिक करते आप? पांचवी, क्योंकि आपको पता है सर ने पहली, तीसरी, चौथी पढ़ाया और नहीं बताया कि पहले खत्म हुई, मतलब पांचवी होगी। हाँ या ना? हाँ या ना? समझ में आया कि नहीं है? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना अपने साल के पहले समाप्त हो गई थी। फिफ्थ ईयर प्लान था कब से कब तक? 1974 से 79। अरे 51 से 56 पहली, 56 से 61 दूसरी, 61 से 66 तीसरी, 66 से 69 क्या हो गया? अरे अवकाश 69 से 74 चौथी पंचवर्षीय योजना पांचवी, 74 से 79, 74 टू 79। लेकिन ये अपने काल से पहले ही समाप्त हो गई 1978 में। कारण क्या था? सरकार का चेंज होना। कारण क्या था? सरकार का परिवर्तन। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था इंदिरा गांधी का काल 66 से 76, इमरजेंसी लगा के 1 साल बढ़ा लिया था, 77 तक कर लिया था। इमरजेंसी लगा के 1 साल बढ़ा लिया, 1 साल से और ज्यादा, 75 में खत्म हो जाता। 1 साल लगाया 76 तक, फिर और लगाया इमरजेंसी आपातकाल, और आपातकाल लगा करके ये चला रही थी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया तो फिर से क्या होंगे? चुनाव होंगे। और फिर से जब चुनाव हुआ तो 1978 में चुन करके आई
जनता पार्टी सरकार। कौन सी सरकार? जिसको आज आप भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानते हो, पहले क्या कहलाती थी? जनता पार्टी। समझ में आ गया? समझे कि नहीं समझे? जनता पार्टी सरकार। और ये जो जनता पार्टी सरकार थी, इसने आई, तो जैसे आप देखना समझना, जब भी कोई नई सरकार चेंज होती है तो कुछ नया होता है, समझ रहे हो? अब 2014 में कौन आए? हाँ, मोदी। बढ़िया, 12वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी 2012 से 17 तक। अच्छा, मोदी जी ने क्या किया? इसको समाप्त नहीं किया, 12वीं पंचवर्षीय योजना को खत्म होने दिया, लेकिन मोदी जी ने इसके बीच में ही बोले ये लास्ट पंचवर्षीय योजना होगी, इसके बाद कोई पंचवर्षीय योजना नहीं बनेगी। 2015 में क्या बना दिया? नीति आयोग। नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल, अभी लिखने की जरूरत नहीं हो तो लास्ट में लिखवाऊंगा, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। समझ में आया? लेकिन इन्होंने योजना को समाप्त नहीं किया। 2012 से 17 तक अनवरत चलती रही योजना। कौन सी? 12वीं पंचवर्षीय योजना। लेकिन यहां पर जब जनता पार्टी की सरकार आई थी तो उन्होंने इस प्लान को क्या कर दिया? बीच में रोक दिया, अपने काल के पहले समाप्त हो गई। कौन सी योजना? 5वीं पंचवर्षीय योजना। और जनता पार्टी की सरकार कब आई? 78 में। और 1978 से लेकर के 80 तक इन्होंने चलाया अनवरत योजना। क्या चलाया बेटा? रोलिंग प्लान। इनका यह मानना था कि जनता पार्टी की सरकार अनवरत चलती रहेगी, अनवरत चलता रहेगा प्लान। मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन इनका जो रथ था वो कब रुक गया? 1980 में। 2 साल सरकार नहीं चला पाए। 80 में वापसी हुई किसकी? इंदिरा गांधी। 84 में मृत्यु। उनके गार्ड ही गोली मार दिए थे, वो कहानी कल बताऊंगा। समझ में आया? समझे कि नहीं समझे? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो अपने काल के पहले समाप्त हुई? 5वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी पंचवर्षीय योजना जो अपने काल के पहले समाप्त हुई? 5वीं पंचवर्षीय योजना। तो रोलिंग प्लान अनवरत योजना किसे कहते हैं? 78 से 80। योजना अवकाश किसे कहते हैं? 66 से 69। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? योजना अवकाश के दौरान। हरित क्रांति के जनक कौन थे भारत में? तुम्हारे स्वामी MS स्वामीनाथन, और विश्व में नॉर्मन बोरलॉग। परिवार नियोजन कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? 4थी पंचवर्षीय योजना के दौरान। समझ गए? भारत पाकिस्तान युद्ध कब हुआ था? 4थी पंचवर्षीय योजना 1971 में। ठीक है कि नहीं? रोजगार गारंटी योजना कब शुरू हुई थी? 1972, यानी 4थी पंचवर्षीय योजना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो कल इससे आगे बात करेंगे अपन। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।